आइए हम आज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के भाग हमारा अतीत 3 के अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अध्याय 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ये पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका पहला देखते हैं हम। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? इसके विकल्प हैं ए महलवारी बंदोबस्त, बी स्थायी बंदोबस्त, सी रैयतवारी, डी पट्टेदारी। सही विकल्प है इसका बी स्थायी बंदोबस्त। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा। महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ है था। विकल्प ए है जनसमूह, बी है ग्राम समूह, सी है नगर समूह, डी है प्रदेश समूह। तो इसका उत्तर है बी ग्राम समूह। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न तीसरा। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। इसका विकल्प ए है बंगाल बिहार, बी है उत्तर प्रदेश बंगाल, सी है पंजाब मैसूर, डी बंगाल असम। सही उत्तर है इसका ए बंगाल बिहार। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब है प्रश्न क्रमांक 4। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। विकल्प ए है 1/3 एकड़, बी 2/3 एकड़, सी आधा एकड़, डी 1 एकड़। तो सही विकल्प है इसका 1/3 एकड़। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? तो इसका विकल्प देखते हैं। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवें का ये है जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। ए वाले स्थायी बंदोबस्त भर लें। बी है होल्ट मैकेंजी द्वारा महलवारी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। बी में महलवारी बंदोबस्त भर लें। सी है चंपारण आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। सी में नील की खेती लिख लें। डी रैयतवारी व्यवस्था टॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। डी में टॉमस मुनरो लिख लें। ई है दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो ई में रैयतवारी लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? इसका उत्तर लिखेंगे हम। ये इसका उत्तर है कंपनी तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो चुका था। प्रश्न क्रमांक 8 है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? उत्तर, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त कर वसूलने के लिए लागू किया गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 9 है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और उनकी खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। प्रश्न क्रमांक 10। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? उत्तर है अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे क्योंकि इन सभी वस्तुओं की यूरोप में भारी मांग थी। प्रश्न क्रमांक
11। नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। उत्तर, नील तथा बोर्ड के पौधों में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ देखिए नील का पौधा है, दूसरी तरफ बोर्ड का पौधा। पहला है नील। नील मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही उगता था। बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। यह उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था। दूसरा है 1600 से 1700 के काल में भारत उत्कृष्ट नील का प्रमुख स्रोत था तथा यह कपड़े रंगने में प्रयोग किया जाता था। बोर्ड का रंग यूरोप में इतना पसंद नहीं किया जाता था। बोर्ड का पौधा भी कपड़े रंगने के काम आता था। तीसरा है नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। प्रश्न क्रमांक 12। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? उत्तर, नील की खेती के मुख्य तरीके थे निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। प्रश्न क्रमांक 13। नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? उत्तर, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर अधिक ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। प्रश्न क्रमांक 14। महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? उत्तर है, महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर थे। ये महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था। पहला है, यह व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 1822 में लागू की। और रैयतवारी में है, यह व्यवस्था टॉमस मनरो ने दक्षिण भारतीय इलाकों में 1820 में लागू की। दूसरा है, इसमें गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का पता लगाया गया। इसमें राजस्व आकलन से पहले किसानों रैयत के खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया गया। तीसरा, महलवारी व्यवस्था में राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। रैयतवारी व्यवस्था में सीधे किसानों से ही बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। प्रश्न क्रमांक 15। किसान को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थीं? उत्तर, नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। इसके लिए बागान मालिक पट्टे पर जमीन लेकर किसानों को वहां से हटवा देते थे। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। रैयती व्यवस्था में किसान कर्ज के काल चक्र में फंसते चले जाते थे। नील के साथ मुख्य परेशानी यह भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार नील की खेती किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 16। अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा कृषि के व्यावसायीकरण की नीति के कारण वे भारतीय किसानों को व्यावसायिक फसलें जैसे गन्ना, चाय, कपास, अफीम, पटसन, जूट, नील आदि की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे कंपनी किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त कर सके, साथ ही यूरोप के बाज़ारों में अपना मुनाफा भी बढ़ा सके। भारतीय किसानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा। उन्हें अपने माल कम कीमत पर बेचना पड़ता था। किसान कर्ज में डूबते चले गए और उनके सामने खाद्यान्न का संकट उपस्थित हो गया। प्रश्न क्रमांक 17। बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? उत्तर, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 18।
महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? उत्तर, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।